नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, लेकर आ गया हूं आपके लिए इकोनॉमिकम का ताजा संस्करण अर्थात की नई किस्त के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मनी एंड के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी का स्वागत और आपका बहुत सारा धन्यवाद, आपका बहुत सारा आभार इकोनॉमिकम को अर्थात को इतना सारा प्यार देने के लिए। हर एपिसोड पर पिछले एपिसोड से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा व्यूज़, ये बताता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं हमारे इन प्रयासों को। अंशुमान जी के साथ आज के अर्थात पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिकम में आज क्या क्या खास होगा। तो हर बार की तरह सबसे पहले चर्चा होगी अर्थात पर, उसके बाद आपके सवाल, अंशुमान जी के जवाब, फिर किस्सों के सिक्के का किस्सा बताएंगे अंशुमान जी क्या लिखा है नया, फिर होगी आपकी इनकम की बात, और चलते चलते अंशुमान जी आज एक बता रहे हैं मूवी। उन्होंने कहा कि आज मैं एक खास मूवी के बारे में बताऊंगा जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अंशुमान जी मूवी बताएं, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस हफ्ते अर्थात का विषय क्या है। इस हफ्ते अंशुमान जी ढूंढ लाए एक जटिल सवाल का जवाब। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इतनी कोशिश के बाद भी मंदी क्यों नहीं आ रही। दुनिया के कमोवेश सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से तप रही हैं और बुरी तरह महंगाई से तप रही हैं। रिकॉर्ड महंगाई है। आप यूरोप में देखिए, आप अमेरिका में देखिए, अटलांटिक के दोनों तरफ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से तप रही हैं। मांग घटाने के लिए कर्ज महंगे किए जा रहे हैं, लगातार कर्ज महंगे हो रहे हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और उम्मीद है भी होते रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी ना मांग टूट रही है ना मंदी आ रही है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही था कि कर्ज महंगा होगा तो कर्ज कम लेंगे लोग, कर्ज कम लेंगे तो मांग घटेगी, और मांग घटेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन ये पुरानी दवा इस दफा काम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही काम, ये आप जान जाएंगे अगर आज पूरा अर्थात अंशुमान जी की पूरी बात गौर से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इकोनॉमिकम का सफर। लेकिन तरीका वही पुराना है अंशुमान जी का। शुरुआत एक किस्से से होगी। आज का किस्सा है शर्लक होम्स का। सर, क्या किस्सा है? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। इकोनॉमिकम के सारे दर्शकों का स्वागत है। ये आज का जिस सवाल पर हम चर्चा करेंगे, इसका श्रेय जाता है हमारे प्रोड्यूसर मनोज जी को। मनोज जी ने पिछले हफ्ते हमसे ये सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मंदी क्यों नहीं आ रही। इतनी कोशिशें दुनिया में चल रही हैं ब्याज दरें बढ़ाने की, महंगाई को नियंत्रित करने की, आखिर क्या ऐसा है जो पिछली बार जैसा नहीं। सारी चीज़ें तो वही हैं, सारे उपकरण, सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें वहीं दिख रही हैं, पर मंदी में कमी क्यों नहीं हो रही है, और मंदी क्यों नहीं आ रही है, महंगाई में कमी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। और वहाँ से इसका सूत्र, इसका आइडिया, इसका विचार हमारे प्रोड्यूसर मनोज जी ने दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मनोज जी से उस चर्चा में मुझे ये भी महसूस हुआ कि उनका ये संकेत था कि बहुत सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से हमारे सामने दिखती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि बड़ी सुर्खियां हमें उन चीज़ों को ढक लेती हैं जिन्हें हमें करीब से समझना चाहिए। तो किस्सा इसलिए हम शर्लक होम्स से शुरू करते हैं। शर्लक होम्स के बारे में आप सब जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने सुना होगा, और जिन्होंने इसके कई सारे मूवीज़ और फिल्में देखी होंगी। तो किस्सा ये है कि शाम की बात है, डॉक्टर वाटसन ने शर्लक होम्स के कमरे में कदम रखा। डॉक्टर वाटसन एक इमेजिनरी कैरेक्टर हैं शर्लक होम्स के, आर्थर कॉनन डॉयल के। और उनके घुसते ही शर्लक होम्स ने कहा कि डॉक्टर वाटसन, आज आप पूरे दिन क्लब में रहे हैं। तो वाटसन ने चौंकते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला। वो ज़माना तो जीपीआरएस ट्रैकर का या मोबाइल फ़ोन का था नहीं। तो शर्लक होम्स ने कहा कि डॉक्टर वाटसन ने कहा कि आपको कैसे पता चला है कि मैं पूरे दिन क्लब में रहा हूँ। तो शर्लक होम्स ने कहा, आज पूरे दिन लंदन में बारिश हुई है। लंदन में ऐसे भी बहुत बारिश होती है, आज पूरे दिन लंदन में बारिश हुई है। और इसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर साफ़ सुथरे जूतों के साथ और चमकते हैट के साथ आता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो घर से बाहर तो नहीं ही था, वो कहीं अंदर था। तो वाटसन ने कहा कि राइट शर्लक, ये तो ऑब्वियस है। तब शर्लक होम्स ने कहा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ बड़ी और कठिन चीज़ों में खो जाते हैं। ये किस्सा इस समय इसलिए मौजूद है कि दुनिया इस वक्त बड़ी बेजार है। मंदियाँ सबसे बुरी चीज़ होती हैं, पर दुनिया इस वक्त भरपूर मंदी चाहती है। खासतौर से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं तो ये चाहती हैं कि मंदी आ ही जाए अमेरिका में बगैर देर किए हुए, क्योंकि मंदी आई तो डॉलर कमज़ोर होगा तो रुपया मजबूत होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में तो लोग पिछले 6 महीने से इस तरीके की चर्चाएं रोज करते हैं कि मंदी आई तो भारत को कितना फ़ायदा होगा, मानो हम एक दूसरे द्वीप में या महाद्वीप में रहते हों। लेकिन भारत जैसे देश चाहते हैं कि अमेरिका में मंदी आ जाए, और क्योंकि महंगाई से पीछा छूटेगा। और मंदी है कि आती नहीं,
आ ही नहीं रही। इतनी कोशिशों के बाद भी फेडरल रिजर्व को कहना पड़ रहा है कि हम ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया आगे तक चलाएंगे। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो स्वाभाविक है, जो हमें नहीं दिख पा रहा है, और इसलिए जो पुराने सिद्धांत जैसा शुभम ने कहा, जो पुरानी थ्योरी, जो पुराने फार्मूले हैं वो ढह रहे हैं, और बाजार में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ अनोखा, कुछ अजीबोगरीब ही होने जा रहा है, जिसके संकेत हमें मिलते हैं। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि मंदी, युद्ध, महामारी, इनका सबका अपना एक इतिहास है, लेकिन वो इतिहास बनता हर युग में अलग अलग तरीके से है। 1930s में मंदी का एक दूसरे तरह से इतिहास बना, उसके बाद के दशकों में 2008-9 के लीमन की जो रिसेशन थी उसका इतिहास अलग से बना। अब एशिया के देश चाहते हैं कि तेल सस्ता हो, एशिया के देश चाहते हैं कि कमोडिटीज़ की कीमतें और घट जाएं और उन्हें सस्ता कच्चा माल मिलने लगे, लेकिन उसके लिए मांग टूटना जरूरी है। महंगाई के लिए दुनिया में मांग टूटे। मांग तोड़ने के लिए बैंकों के पास एक ही रास्ता है कि वो अपने यहाँ कर्ज की कीमत बढ़ाते जाएं, कर्ज महंगा करते जाएं। कंपनियां कर्ज नहीं लेंगी तो फिर नौकरियों से लोगों को निकालना शुरू करेंगी, फिर जो लोगों को नौकरियों से निकालेंगी तो उनके पास जेब में पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो बाजार में डिमांड नहीं होगी, और वो डिमांड टूटकर धीमे धीमे महंगाई को खत्म कर देगी, और हम एक साइकिल दूसरे साइकिल की तरफ चले जाएंगे जहां वापस डिमांड आएगी। इस सारी कोशिश में डॉलर इतना मजबूत हो रहा है कि दुनिया के कई सारे देशों के विदेशी मुद्रा भंडार फुलझड़ी की तरह खत्म हो रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हर हफ्ते 4 से 5 बिलियन डॉलर की दर से कम हो रहा है। मतलब सरकारों के प्राण बिल्कुल हलक में हैं दुनिया के कई देशों के, कि अगर ये प्रक्रिया और 6-8 महीने चल गई तो उनके यहाँ मेजर क्राइसिस आएगी, जिस पर हम एक बार इकोनॉमिकम में इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, जब हमने युद्ध के असर के संदर्भ में चर्चा की थी। विश्व बैंक की जून की रिपोर्ट बताती है कि सभी विकसित देशों में पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि महंगाई का इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन हमने देखा। सभी विकसित और विकासशील देशों में उनके केंद्रीय बैंक जो महंगाई का लक्ष्य रखते हैं, महंगाई उससे काफ़ी ऊपर खड़ी हुई है। चाहे आप यूरोप देख लीजिए, या अफ्रीका देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, या भारत देख लीजिए। ऐसा पूरी सदी में कभी नहीं हुआ। या भारत, एशिया वाले लोग ब्याज दरें बढ़ने से और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनकी महामारी के कारण अर्थव्यवस्थाएं डूब चुकी थी, इन्हें तो उभरने के लिए और सस्ता क्रेडिट चाहिए था। भारत में तो दरअसल कोशिश ये थी कि जो रिकवरी है उसे और सस्ता कर्ज दिया जाए, लोगों के हाथ में और पैसा पहुंचे, उद्योगों के हाथ में, जिससे कि वो निवेश करें, बाजार में डिमांड बढ़े। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब कोशिश अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2022 में अब तक ब्याज दर में 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है, केवल 2022 में, और 2022 में भी आप मार्च के आगे देखें। और दुनिया के सारे केंद्रीय बैंक मिलकर शुभम इतना बड़ी बढ़ोतरी पिछले 70-80 सालों में नहीं। दुनिया के अभी तक के सारे केंद्रीय बैंकों को अगर मिला लिया जाए, इस चार्ट को देखिए, तो 1570 बेसिस पॉइंट की, यानी 16% की क्रेडिट ग्रोथ रेट दुनिया में ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। ये वो दुनिया है जिसने सोचा ही नहीं था कि कभी ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं। हम ऐसी परिस्थिति में सामने बैठे हुए हैं, और हो क्यों रहा है इसके पीछे कुछ ऑब्वियस कारण है। सर, हो क्यों रहा है वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन आप पहले बताइए कि इतनी ब्याज दरें बढ़ गई। अमेरिका, जिसने कभी 1% से ज़्यादा कर्ज एक जनरेशन ने नहीं देखा कि कहीं महंगा कर्ज मिलता है, 300% प्रतिशतांक की बढ़ोतरी, यानी कि 3% की बढ़ोतरी मान लीजिए, कुछ तो असर हुआ होगा इन आंकड़ों का। इसके बाद आप स्वाभाविक सी बात है, इतनी दवाएं, इतनी कोशिशों के बाद तो महंगाई को बिल्कुल धुआं हो जाना चाहिए था, महंगाई को तो खत्म हो जाना चाहिए था। अब बिल्कुल ताज़ा आंकड़े देखिए, इस सप्ताह तक के जो ताज़े आंकड़े, जिससे आपको लगेगा कि दुनिया में जो हमें दिखता है और जब उन्हें आप आंकड़ों में जाकर देखें तो उसकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती। अमेरिका में उपभोक्ताओं की डिमांड सितंबर में 11% बढ़ गई। कर्ज महंगा हो रहा था तो उपभोक्ताओं की डिमांड नहीं बढ़नी चाहिए थी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई। जीरोम पावल तक को समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। अमेरिका में सितंबर में बेरोजगारी बढ़ने के बजाय 3.5% कम हो गई, यानी कंपनियां नौकरियां भी दे रही हैं और लोग नौकरियां ले भी रहे हैं। फ्रांस में मंदी नहीं आई इतनी कोशिशों के बाद, केवल आर्थिक विकास दर में गिरावट आई। जर्मनी में महंगाई 11% पर है, लेकिन सितंबर की तिमाही में मंदी की आशंका को हराते हुए विकास दर वापस लौट आई। 11% की महंगाई के बाद भी मंदी नहीं आई। कनाडा में भी मंदी के कोई आसार नहीं है, 2023 में शायद थोड़ा बहुत मंदी की संभावना दिखाई दे। ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की दर न्यूनतम है, तिमाही में विकास दर कुछ कम हो सकती है, लेकिन मंदी नहीं आने वाली। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा दिखाई दे रहा। जापान में विकास दर गिरी है, येन टूटा है, पर रिसेशन नहीं है, रिसेशन के संकेत नहीं है। ब्राजील में भरपूर महंगाई है, इसके बाद भी जीडीपी बढ़ने की संभावना है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल आपको ब्रिटेन एक ऐसा देश दिखेगा, भारत में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है, केवल ब्रिटेन एक ऐसा दिखेगा जो क्लासिक
3 क्वार्टर के रिसेशन वाले, कॉन्ट्रैक्शन वाले रिसेशन में है। चाइना में भी आर्थिक विकास दर गिरी है, पर रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर में तो गिरावट है, पर वो मांग खा जाने वाली, तोड़ने वाली मंदी नहीं है कहीं, जिससे कि अचानक मांग में कमी आए और महंगाई में गिरावट आए। अब महंगाई थम नहीं रही तो अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती जानी है, क्योंकि दुनिया के केंद्रीय बैंक इस व्यवस्था से चलते हैं कि जब तक उनके महंगाई के लक्ष्य ना हासिल हो जाए तब तक बाजार में पूंजी की लागत बढ़ती जानी चाहिए। भारत के रिजर्व बैंक को तो सरकार को सफाई देनी पड़ रही कि वो महंगाई को रोक क्यों नहीं पाया। यही स्थिति अमेरिका के फेडरल रिजर्व की, उसको भी अमेरिकन कांग्रेस को बताना पड़ेगा। तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में महंगाई की दर 4 से 6% के बीच में लानी है तो उसे भारत में ब्याज दरों को बढ़ाकर 7% पर ले जाना पड़ेगा, तभी महंगाई की दर नीचे आएगी। तो अब मुसीबत उन पर है जिनके पास डॉलर की मजबूती से मुद्रा संकट का खतरा है। यह परिस्थिति अभी हमारे सामने इस समय है। सर, इस परिस्थिति को समझें सर, आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। कोविड का समय था, मुझे अच्छे से याद है कि जब पूरी दुनिया में जितनी तेज वायरस फैल रहा था उससे ज़्यादा तेजी से सस्ता कर्ज फैल रहा था। तो जब पता था कि महंगाई आएगी, जब पता था कि इससे ऐसा होगा, तो फिर ये हो क्यों रहा था? यहां से हम आपको उस दिलचस्प किस्से की तरफ ले जाते हैं जो शायद हम कोविड के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और बाकी चीज़ों में भूल गए, जिसके बारे में वो शर्लक होम्स का हमने किस्सा सुनाया था कि जब बारिश हो रही है तो आपके जूते भीगे होंगे पर आप उन्हें शायद देख नहीं पा रहे। कुछ ऐसा स्वाभाविक हमारे आसपास घटा जो बहुत लंबा और पुराना नहीं था, जिसे हम भूलकर अचानक दुनिया में परिस्थितियां बदलने की मांग करने लगे। पर अर्थव्यवस्थाओं में परिस्थितियां इतनी तेजी से नहीं बदलती। क्या फ़र्क इस बार है? जो फार्मूला 1970 में इस्तेमाल हुआ, जो फार्मूला 1980 में इस्तेमाल हुआ, महंगाई कम करनी है तो ब्याज दरें बढ़ा दीजिए, जब मंदी आ जाए तो फिर ब्याज दरें नीचे कर दीजिए, डिमांड आने लगेगी। यही एक सामान्य सा फार्मूला है जो फार्मूला दुनिया के बैंक पिछले 70-80 साल से लगातार आजमाते रहे, और यही वो साइकिल्स हैं जिन साइकिल्स का हम अर्थव्यवस्था में चर्चा करते हैं। इन्हीं को हम अर्थव्यवस्था के चक्र कहते हैं। इन्हीं चक्रों में पूरी दुनिया घूमती रहती है। यहाँ शर्लक होम्स वाली बात है, कुछ ऐसा हुआ जो हमें बिल्कुल उलट पलट गया। उसमें एक बड़ा हिस्सा कोविड का है। कोविड के कारण, क्योंकि महामारी किसी ने नहीं सोची थी। लोगों ने बैंक डूबना सोचा था, लोगों ने मंदियां सोची थी, लोगों ने भूकंप सोचे थे, ज्वालामुखियों के विस्फोट सोचे थे, सुनामी सोची थी, पर पैंडेमिक आएगी ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि किसी की कल्पना में नहीं था। कुछ ऐसा हुआ जो हमें पता है, पर हम उसके तार अब मौजूदा परिस्थिति से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो आज का फिनोमेना है शुभम, मंदी लाने का, महंगाई का, ये बिल्कुल अलग फिनोमेना, इसे तो ये बिल्कुल अतीत से कटा हुआ है, और इससे पहले जो हुआ था वो बिल्कुल दूसरी चीज़ थी। हम आपको वो रहस्य यहाँ से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ये अंदाज रहे कि मंदी क्यों नहीं आ रही और शायद क्यों नहीं आएगी। तो मंदी के अलावा क्या आएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। दरअसल एक किस्सा शुरू होता है फरवरी की शुरुआत से। थोड़ा और पीछे जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बन चुके थे। गवर्नर जेरोम पावेल से उनके रिश्ते बेहद खराब थे। राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में बैठने के बाद हर महीने उनकी तरफ से एक सैटायर भरा या एक तीखा ट्वीट फेडरल रिजर्व के खिलाफ आता था, जिसमें उनका कहना था कि जेरोम पावेल ने और फेडरल रिजर्व ने समय पर ब्याज दरों में कमी नहीं की, इसलिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उतनी डिमांड और उतनी बेहतर ग्रोथ नहीं आई जो होनी चाहिए थी। जैसा हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी टिप्पणियों में बहुत तीखे और बहुत व्यंग्यात्मक हुआ करते थे। जेरोम पावेल और व्हाइट हाउस के रिश्तों को संभाल रहे थे उस समय के वित्त मंत्री स्टीवन मंचन, जो पुराने इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुके हैं। ये किस्सा शुरू होता 28 फरवरी 2020 से। इससे पहले वाले सप्ताह में जेरोम पावेल रियाद में थे, सऊदी अरब में। वहाँ दुनिया के 20 प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक चल रही थी और केंद्रीय बैंकों का सम्मेलन चल रहा था। हमें किस्सा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जब आप इसे सुनते जाएंगे तो शायद आपको कोविड के दौरान की सुर्खियां याद आने लगेंगी, जो भी सिर्फ 12 से 24 महीने पीछे की बात है और उनको याद आती रहेंगी। प्रिंस सलमान ने दुनिया भर के वित्त मंत्रियों को बुलाया था। वहां पर पहली बार जेरोम पावेल को और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों को इस समझ में आया कि कोविड का वायरस दुनिया में तेजी से फैलेगा और अमेरिका की सरकार या व्हाइट हाउस इस संकट की अनदेखी कर रही है। 28 फरवरी को अमेरिका में कोविड के केवल 15 मरीज थे, 2 मौतें थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रसिद्ध बयान आया कि तो सामान्य फ्लू है, मैं हर बार जैसे इंजेक्शन लेता हूं वैसे आप इंजेक्शन ले लेंगे और ये फ्लू खत्म हो जाएगा। लेकिन 28 फरवरी को सुबह सुबह जेरोम पावेल ने अब सबसे पहले नाश्ते पर सुबह वित्त मंत्री स्टीवन मंचन से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जितने रीजनल फेड प्रमुख थे उनके साथ कॉल्स पर चर्चा शुरू कर दी।
जबकि 28 फरवरी को अमेरिका की सरकार ये मान रही थी कि नहीं, कोविड नहीं आ रहा है, इस तरीके की सामान्य फ्लू है। महामारी सामान्य फ्लू, उसका कोई असर नहीं होने वाला। याद कीजिए दोपहर 2:30 बजे का वो समय, अमेरिका के समय के आधार पर भारत में भी वो बड़ी सुर्खी थी जब 4 लाइन का एक बहुत टर्स बयान जीरोम पावेल की तरफ से आया, जिसमें स्पष्ट रूप से ब्याज दरें घटाने का संकेत दिया गया था। जीरोम पावेल ने यह कहा कि तब तक कोविड का कोई कहर शुरू नहीं हुआ था। जीरोम पावेल ने कहा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, हम जो होने वाला है उस संदर्भ में एप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ सामने आएंगे। यानी फेड रिजर्व ने बाजार को इस बात का संकेत दे दिया था कि शेयर बाजार को इस बात का संकेत दे दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों में कमी की जाएगी। तब तक डाउ जोन्स बुरी तरह टूट चुका था। उस दौरान तक आपको याद होगा कोविड पूरी दुनिया में फैलने लगा था। 28 फरवरी के आसपास डाउ जोन्स में एक बड़ी गिरावट आई थी। बाजार को थोड़ी शांति मिली। उस दौरान बाजार को लगा कि फेडरल रिजर्व चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके तुरंत बाद जो अनोखा काम हुआ, जिसका असर हमें आज तक भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर देख रहे हैं, और मंदी को जो रोकने वाली सबसे बड़ी फायरवॉल है उससे बनाने की तैयारी शुरू हुई। इसके बाद पावेल और मंचन ने मिलकर 7 प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों को फोन कॉल पर लिया। फेडरल रिजर्व के दफ्तर में उसकी लाइब्रेरी में एक बैठक हुई, और वो ऐसी बैठक थी इतने शॉर्ट नोटिस पर, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया पर इमरजेंसी फट पड़ी। दुनिया के 7 देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ फेडरल रिजर्व ने बात की। तब तक अमेरिका में कोविड से 14-15 लोग मरे थे। अमेरिका तक कोविड उस तरह से नहीं फैला था। इस बैठक में जीरोम पावेल ने तय कर दिया कि दुनिया की सबसे सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के इतिहास में पहली बार एक साथ ब्याज दरें कम करने का अभियान शुरू करेंगी, कोविड की संभावना को देखते हुए। 3 मार्च और 15 मार्च को फेडरल रिजर्व ने 2 बार ब्याज दर घटाकर अमेरिका में ब्याज दर 0 पर पहुंचा दी। याद कीजिए वो दौर जब 0 से 0.25%, अमेरिका में ब्याज दर इतनी कम, शून्य के आसपास नहीं रही कभी, 0 से 0.05% के आसपास पहुंचा दी। कोविड से पहले ब्याज दर पहले ही काफ़ी घट चुकी थी, क्योंकि इससे पहले अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा चुका था और 1.5-2% के आसपास ब्याज दरें थी, 1.5 से 1.75% के आसपास। 2008 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब फेड ने अपनी नियमित बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि उससे पहले बढ़ोतरी कर दी। याद होगा कि उसके बाद फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली थी एफओएमसी की मार्च में, जिसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में एंटीसिपेटरी तेज बढ़ोतरी कर दी थी। इसके बाद तत्काल सारे G7 कंट्रीज ने, अगर आप थोड़ा इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, सारे G7 देशों ने एक के बाद एक अपने यहाँ ब्याज दरों में लगातार उत्तर कमी शुरू कर दी। यानी मार्च, जब भारत में लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो रही थी या दुनिया के देशों में कोविड फैल रहा था, तब तक फेडरल रिजर्व और दुनिया के बैंकर अपने अपने साजो सामान हथियार लेकर अर्थव्यवस्थाओं को डूबने से बचाने के लिए सस्ते कर्ज का हथियार लेकर या सस्ते कर्ज का पूरी मदद लेकर खड़े हो गए थे। और इसका असर क्या हुआ हम आगे आपको बताएंगे। इसके बात यही नहीं रुकी। इसके बाद अगले कुछ महीनों में फेडरल रिजर्व ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डेट फिनांस कार्यक्रम चलाया। $1 खरब, $1 ट्रिलियन के इस डेट फिनांस कार्यक्रम से फेडरल रिजर्व ने क्या क्या नहीं खरीदा, किसके किसके बॉन्ड नहीं खरीदे। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि फेडरल रिजर्व ने, इस चार्ट में देखें तो आपको दिखाई देगा, फेडरल रिजर्व ने स्मॉल इंडस्ट्री के बॉन्ड खरीदे, सरकार को तो खैर केयर्स एक्ट के तहत जो पैसा दिया सरकारी बॉन्ड खरीदे, म्युनिसिपैलिटी के बॉन्ड खरीदे, पेचेक प्रोटेक्शन के लिए कंपनियों के यानी कर्मचारियों की तनख्वाहें ना काटी जाएं इसके बदले बॉन्ड खरीदे, स्मॉल इंडस्ट्रीज के बॉन्ड खरीदे, अलग अलग तरीके से टार्प जो फैसिलिटी थी जिससे अलग अलग तरीके के टर्म प्लान के बॉन्ड खरीदे, और $1 ट्रिलियन से म्युनिसिपैलिटी, स्टूडेंट लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जो लोन फंसे हुए थे उन सारे लोन्स को सिक्योरिटाइज करके उनके बॉन्ड फेडरल रिजर्व ने खरीदे। और इन सारे सेक्टर्स को ये सपोर्ट दिया कि वो किसी तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी में डिमांड ना टूटने दें, कम से कम लोगों के पास पैसे रहें, बेरोजगारी ना आए। तो कोविड के दौरान मौतें हुई, लेकिन कोविड के दौरान अमेरिकियों की जेब में पहले से ज्यादा पैसे थे और उद्योगों के पास पहले से ज्यादा रिकॉर्ड लिक्विडिटी भी थी। जो ये पूरा कार्यक्रम $1 ट्रिलियन का जो कार्यक्रम चला, इस कार्यक्रम से अमेरिकियों की जेब में ज़्यादा पैसे थे और उद्योगों के पास निवेश के लिए पैसा था। तो एक तरफ वायरस फैल रहा था, दूसरी तरफ सस्ती पूंजी फैल रही थी।
हम वायरस का फैलना देख रहे थे और हमें वायरस का फैलना याद है, पर सस्ती पूंजी का फैलना शायद उस दौरान हमारी निगाह से उतर गया। पूरी दुनिया में सस्ती पूंजी फैल रही थी और ये पूंजी का प्रवाह 2008-9 की बैंकिंग क्राइसिस के पहले जो पूंजी की बढ़ोतरी थी उससे भी कहीं ज़्यादा था, और वो पूंजी लिक्विडिटी बाजार में मौजूद थी पहले से, वो ख़त्म नहीं हुई थी, उसके बाद ये फैल रही थी। दुनिया में बड़ी तबाही आई, बड़ी मौतें हुई, लेकिन अमेरिका और दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोविड के कारण एक मेजर डिजास्टर से, कोविड के दौरान एक बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर से बच गई। और कोविड यही तभी ये वजह थी कि कोविड के मौतों का आंकड़ा एक तरफ दिखता था और शेयर बाजार के बढ़ने का आंकड़ा दूसरी तरफ दिखाई देता था। उस दौरान हमारे लोगों के लिए जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स था, जो लोग करीब से देख रहे थे, उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता था कि एक तरफ स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड ग्रोथ के आंकड़े आते थे डाउ जोन्स में, दुनिया के बाजारों में, भारत के शेयर बाजारों में, और दूसरी तरफ कोविड से मौतों का आंकड़ा एक साथ आता था। यही वो वजह था, दौर था शुभम, जब भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये वो परिदृश्य है, वो परिप्रेक्ष्य है जिसे हमें मंदी के संदर्भ में समझना चाहिए। चलिए सर, अब प्रेजेंट तक आ गए, आपने पीछे का बता दिया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है सर? अब ये केवल 1 साल पहले की बात है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब इस इतनी बड़ी पूंजी के असर को नकार के हम थोड़ी ब्याज दरें बढ़ने से महंगाई कम होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षाएं, हम उस स्वाभाविक बात को, उस ऑब्वियस पार्ट को मिस कर रहे हैं जो हमारे सामने दिख रहा है, जबकि बाजार में कुछ और हो रहा है। अमेरिका में महंगाई दर के 7 आंकड़े देखिए आपके सामने हैं चार्ट पर। 1980 के बाद आज तक अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 महीनों तक महंगाई दर ऊंची बनी रहे, जबकि 7 महीनों में 300 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में 8% से ऊपर बनी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती रही। यह दिखाता है कि वो जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है वो ये सोच समझ कर की जा रही है, क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक को पता था कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उनके लिए कोविड की क्राइसिस को रोककर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डूबना बचाना था। लेकिन सर बात यही है ना कि ये तो माना गया था ना कि सस्ता कर्ज था इसलिए महंगाई बढ़ी, लेकिन अब तो कर्ज महंगा हो रहा है। जब 0.25 तक हम पहुंच गए थे, अब तो 3% की, फिर महंगाई क्यों नहीं थम रही है? फिर क्यों नहीं मांग टूट रही है? हाँ, अब इसमें महंगाई मंदी को रोकने के फैक्टर्स इस समय, महंगाई को बढ़ाने के फैक्टर्स इस समय मंदी को लाने वाले फैक्टर्स पर बुरी तरह भारी पड़ रहे हैं। आप इस तरीके के एक रेसलिंग की कल्पना करें जहां 2 पहलवान हैं, एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराकर मंदी ले आना चाहता, पर दूसरे पहलवान के पास काफ़ी ताकत है और वो ताकत के साथ मंदी आने से रोक रहा है। देखिए 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें बताते हैं कि मंदी क्यों नहीं आ रही है, महंगाई क्यों नहीं जा रही है, मंदी क्यों नहीं आएगी जल्दी और महंगाई क्यों नहीं जाएगी जल्दी। इसकी संभावना का एक हिस्सा हम आज बता रहे हैं, एक हिस्सा हम आगे किसी कार्यक्रम में और चर्चा करेंगे। 2020 में अमेरिका के सारे परिवारों की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति $110 अरब थी। 2021 में ये $142 ट्रिलियन पे पहुंच गई। यानी सिर्फ 1 साल के भीतर अमेरिका में जब कोविड का कोहराम मचा था, मौतें हो रही थी, तब लोगों की नेटवर्थ 110 से $142 ट्रिलियन पर पहुंच गई। 2022 की पहली तिमाही में इसमें केवल 2022 की पहली तिमाही में इसमें 37% की बढ़ोतरी हुई और 1989 के बाद से ये सबसे बड़ी बढ़त है। इसका चार्ट हम अभी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। यही वो वर्ष था, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से सामने देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो ये 50% नीचे वाली बात भी हम इस पर चर्चा करेंगे, पर ये ग्रोथ है अमेरिका के वेल्थ में कोविड के दौरान। 1989 के बाद ये सबसे बड़ी बढ़त है और यही वो वर्ष था। 1989 को हमने इसलिए बेस बनाया क्योंकि 1989 से ही फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में लोगों की नेटवर्थ के आंकड़े जुटाना शुरू किए थे, तो वही हमारा बेस ईयर है। आपको इसको दिखाई देगा कि इसमें समृद्धि का सबसे बड़ा फायदा ऊपर के 10 लोगों को मिला, 10% लोगों को मिला जो शीर्ष 10% लोग हैं, लेकिन नीचे वाले भी बहुत नुकसान में नहीं रहे इस बार। नीचे वालों में 50% जो बॉटम लोग थे अमेरिका के, उनकी संपत्ति 2019 में $2 ट्रिलियन थी, जो अब $4.4 ट्रिलियन के आसपास है। यानी सारे कार्यक्रम जो पेचेक प्रोटेक्शन के, नौकरियां बचाने के, बेरोजगारी रोकने के कार्यक्रम थे, वो सब तक नहीं पहुंचे, लेकिन नीचे के लेवल पर, बॉटम के लेवल पर भी लोगों को उस कोविड के दौरान दी गई मदद का फायदा मिला। पेचेक प्रोटेक्शन मिले, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिला और इसके कारण अमेरिका में बेरोजगारी का बाजार ही पलट गया। अमेरिका में नौकरियां खाली हैं और लोग काम करने नहीं आ रहे हैं। और यही बड़ी समस्या फेडरल रिजर्व की है कि पूरी की पूरी गणित 70-80 के फार्मूले की ये है कि जब आप महंगाई आती है और आप ब्याज दरें बढ़ाते हैं, कंपनियां नौकरियों से लोगों को निकाल रही हैं। इस आंकड़े से हमें ये पता चलता है कि अमेरिका के लोग महंगाई के लिए तैयार थे।
उनकी जेबों में इतने पैसे थे, उनके जेब इतने भरे हुए थे कि गैसोलीन की कीमत बढ़ने के बाद भी सितंबर के महीने में हमने अमेरिका में कंज्यूमर स्पेंडिंग 11% बढ़ते हुए देखी। यानी लोगों के जेब में पैसे थे और उन्हें पता था कि जो सस्ता कर्ज उन्हें दिया जा रहा है या जो उनके लोन्स को रोक कर उनका डिफरमेंट किया जा रहा है, वो पैसा उनके पास बगैर काम के आ रहा है। ये पैसा लोगों की जेब में था और वो महंगाई का फ्यूल है। और वो फ्यूल केवल अमेरिका में नहीं है, ध्यान रखिए कि सारा काम एक कंसंट्रेटेड सिनर्जी के साथ दुनिया भर की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हुआ था। और जब पूंजी उनकी अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद थी तो वो फ्लो करके दुनिया के बाकी देशों में भी गई, शेयर बाजारों में गई, बाकी जगह भी गई। तो ये महंगाई का आंकड़ा एक तरफ है, रिकॉर्ड महंगाई का, और लोगों की खपत का आंकड़ा बिल्कुल दूसरी तरफ है। और दोनों आंकड़ों में कोई तालमेल नहीं। बढ़ती महंगाई के बाद भी लोगों की खपत खासतौर पर अमेरिका में और कई दुनिया के देशों में इसलिए नहीं टूट रही है। तो अंशुमान जी ने 3 वजह बताई कि क्यों महंगाई नहीं थम रही है, क्यों मंदी नहीं आ रही है। उसकी जो पहली वजह बताई वो बताई कि लोगों की जेबों में पैसा था। कितना पैसा था आपने देखा, 110 ट्रिलियन डॉलर से 142 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया पैसा। इतना ज़्यादा पैसा लोगों की जेबों में, लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया था। सर दूसरी वजह क्या है? दूसरी, कंपनियों के पास ताकत थी, लोगों की जेब में खर्च करने का पैसा था। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में कंपनियों के मुनाफे बढ़े थे, ये हमने देखा, खर्च कम हुए थे। इसके साथ अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने कंपनियों को एक्स्ट्रा लिक्विडिटी अवेलेबल कराई। यूरोप के बैंकों ने कंपनियों को एक्स्ट्रा लिक्विडिटी दी। उनको पैसे इसलिए दिए गए कि वो कर्मचारियों के रोजगार ना निकालें, उनके तनख्वाहें प्रोटेक्ट करें, उनकी बाकी जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं उनका भुगतान कंपनियां अपनी तरफ से करें। महंगाई के साथ उनको कीमत बढ़ाने का भी मौका मिल गया। और ये हमें दिखता है S&P 500 के प्रॉफिट मार्जिन्स में। आप देखिए इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स, जो S&P 500 की कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन के आंकड़े से हमें दिखाई देगा। भारत में भी कोविड के दौरान कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफे दर्ज किए थे। वित्त वर्ष 2020-21 में जब कोविड वाली मंदी थी, उस दौरान भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे 57% बढ़े थे, करीब 57, जबकि बाजार में कोई डिमांड नहीं थी, बाजार लॉकडाउन में था। तो जो GDP के अनुपात में करीब 2.63% के आसपास है, जबकि GDP निगेटिव था उस साल, उसके बाद भी और ये 10 साल का सबसे रिकॉर्ड स्तर था भारत में कंपनियों के मुनाफों का, ठीक उन 2 सालों में जिस दौरान भारत में कोविड का कहर था और लॉकडाउन दिखाई दे रहा था। यूरोप और अमेरिका में इसीलिए कंपनियां नई भर्तियां कर रही हैं, क्योंकि उनके पास महंगाई के साथ कीमत बढ़ाने की सुविधा भी आ गई और उनके पास लिक्विडिटी भी थी। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद सितंबर तक हर महीने नॉन फार्म पेरोल्स बढ़ रहे हैं। यानी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी महंगाई पर नियंत्रण की कोशिशों के बाद भी औसतन 5 लाख से 2.5 लाख नौकरियां हर महीने बढ़ रही हैं, लोगों के रोजगार बढ़ रहे हैं। तो कंपनियां रोजगार नहीं काट रही हैं। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद या महंगाई के बावजूद कंपनियां रोजगार नहीं काट रही हैं, नंबर 1। और नंबर 2, लोगों की जेब में पैसे हैं इसलिए वो खपत भी नहीं काट रहे हैं, इसलिए वो खर्च में भी कटौती नहीं कर रहे हैं। तो मतलब भाई नौकरी चलती रहेगी, पैसा आता रहेगा, और सरकार ने जो पहले से पैसा दिया वो पहले से जेब में, तो खर्च करने में दिक्कत क्या है? पैसा है, पैसा आता रहेगा तो खर्च करते रहिए। सर तीसरा खर्च होता है कर्ज लेकर, वहां भी क्या यही स्थिति है? यह सबसे आश्चर्यजनक परिस्थिति है और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें भारत के संदर्भ में दिखाई देती है। भारत भी शामिल है। सबसे अचरज का पहलू इस बार यह है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद दुनिया के भी प्रमुख बाजारों में कर्ज की डिमांड कम नहीं हो रही है। कर्ज का ऑफटेक या बैंकों से बोरोइंग का ऑफटेक बढ़ रहा है। कंपनियां ये मान रही हैं कि मंदी नहीं आएगी, कंपनियां ये मान रही कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ उन्हें कीमतें बढ़ाने का मौका मिलेगा, डिमांड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। कंपनियां किसी लंबी महंगाई की तैयारी में अपनी उत्पादन क्षमताओं में निवेश भी कर रही हैं और कर्ज भी ले रही हैं। अमेरिका, जापान और यूके में कर्ज की मांग 7 से 10% के दर से लगातार बढ़ रही है। ये कर्ज की मांग का आंकड़ा आपके सामने 3 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दिखता है, यूरोजोन, जापान और यूके का। भारत में महंगे कर्ज के बावजूद आप देखिए ताज़ा आंकड़ा है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में 18% ग्रोथ दिखाई दी, जो 10 साल का सबसे बड़ा लेवल है। अब जब दुनिया के सारे केंद्रीय बैंक महंगाई की अगवानी के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो शेयर बाजार में कोई गिरावट नहीं है। उनको लगता है कि महंगाई मंदी की अगवानी के लिए तैयार बैठे हैं तो शेयर बाजारों में कोई गिरावट नहीं, क्योंकि कंपनियों की बैलेंस शीट को प्रभावित करने वाले देखिए शेयर बाजारों का ये चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरे
एक साल के बाजार के मूवमेंट को देखें तो डाउ जोन्स का है ये मूवमेंट, हाँ, तो कहीं कोई बहुत बड़ी गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको डाउ जोन्स में नहीं दिखाई देती। जबकि अगर आप भविष्यवाणियों की तरफ जाएं, बैंकर्स जो कह रहे हैं उनकी तरफ से देखें, तो आपको लगता है कि इस बाजार में ये स्थिति होनी चाहिए थी, और इसलिए शेयर बाजारों में कोई बड़ी गिरावट नहीं। कमोडिटी बाजार में भी हमें शुभम कोई बड़ा चेंज नहीं दिखाई देता। जैसी संभावना दिख रही थी कि कमोडिटी बाजार में बहुत तेजी से कीमतें घटेंगी, मंदी आ जाएगी, वैसा भी नहीं दिख रहा है। तेल और नेचुरल गैस तो खैर खौल ही रहे हैं, उनकी तो कीमतों में तो कोई कमी नहीं हो रही, लेकिन अन्य कमोडिटी भी कमजोर नहीं पड़ी। आप ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स अपनी चार्ट पर देखिए सामने, तो आपको दिखाई देता है ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स 3 महीने में केवल 4% नीचे आया है। अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा तो ब्याज दरें दुनिया में 16% बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी कमोडिटी के और बाकी भी सारे, अगर आप मूवमेंट सिलेक्टेड कमोडिटीज़ का सितंबर का मूवमेंट देखें तो कीमतों में कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें किसी कमोडिटी में ऐसी नहीं दिखाई पड़ी कि कोई कमोडिटी रिसेशन के आने का संकेत अभी तक दे रही है। तो सर फिर अब मनोज जी की बात का जवाब, आगे क्या संभावना, मंदी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसी आएगी? अब संभावना क्या है? मौजूदा कारकों की रोशनी में मंदी को लेकर 2 आसार हैं। एक आसार है कि मंदी अगर आएगी तो बहुत हल्की होगी, बहुत गहरी या लंबा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और या फिर आने में लंबा वक्त लेगी। अब आप ये सोचिए कि मंदी का ना आना अच्छी खबर है या चिंताजनक खबर है। कंपनियों से पूछिए तो उनके लिए इसका दूसरा मतलब है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंदी का आना, महंगाई का बने रहना बिल्कुल दूसरे तरीके की चिंताजनक खबर है। तो अगर मंदी नहीं आएगी और महंगाई टिकाऊ रहेगी तो ब्याज दरों में बढ़त चलेगी लंबी, और ब्याज दरों में बढ़त लंबी चलेगी तो डॉलर की मजबूती भी रहेगी। इसीलिए शायद फेडरल रिजर्व की तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है, जब इसको आप देख रहे होंगे तब तक अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला हो चुका होगा। फेडरल रिजर्व की तरफ से और दुनिया के बैंकों की तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है कि महंगाई कम नहीं हो रही है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा किया जाए। तो अब आगे क्या? ऐसा लगता है शुभम कि दुनिया ने मंदी नहीं, स्टैगफ्लेशन चुन लिया है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने आर्थिक विकास दर में गिरावट और महंगाई की जोड़ी चुन ली है। यानी आर्थिक विकास दर ना तो मंदी की तरफ जाएगी ना और महंगाई गिरेगी, आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी और महंगाई बढ़ती रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और स्टैगफ्लेशन मंदी से ज़्यादा बुरी होती है, स्टैगफ्लेशन मंदी से ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि वहाँ एक ही चीज एक साथ दोनों तरह से असर नहीं करती। लोगों की मांग या बाजार में कीमतें भी ऊंची रहती हैं और लोगों की आय में कमी भी होती रहती है। तो महंगाई अब क्यों मजबूत दिख रही है, दुनिया ने स्टैगफ्लेशन क्यों चुन ली है, इस पर हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये आप पार्ट 1 मान सकते हैं। ये पार्ट 1 था जिसमें आपको ये पता चल गया कि मंदी क्यों नहीं आ रही है, महंगाई क्यों नहीं टूट रही है, मांग क्यों नहीं टूट रही है। लेकिन मंदी को बुलाते बुलाते हमने बुला ली स्टैगफ्लेशन, यानी कि एक ऐसी महंगाई बुला ली जहां ग्रोथ गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी। वो क्यों बुला ली, कैसे बुला ली, इस पर चर्चा अगले इकोनॉमिकम में। तो मुझे अब आपको शुरू में नहीं बताना पड़ेगा कि चर्चा क्या है आज का विषय, वो आपको पहले से पता होगा। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। सौरभ जी का सर पहला सवाल आया, वो ये कह रहे हैं कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, चीन ने कुछ दशकों में ये कैसे हासिल कर लिया, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े इसके लिए क्या रिफॉर्म करने चाहिए? चीन ने तो कुछ दशकों में, चीन का विदेशी मुद्रा भंडार ट्रेड जनरेटेड है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैपिटल जनरेटेड है। चीन चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग इकोनॉमी है, दुनिया के हर क्षेत्र में चीन का कहीं ना कहीं पुर्जा, कोई ना कोई सामान बिकता है, तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक महाशक्ति है, और उस महाशक्ति के आधार पर चीन में विदेशी मुद्रा भंडार बड़े पैमाने पर आया है। चीन का स्टॉक मार्केट उतना कैपिटल जनरेट नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि काफ़ी कुछ चीन के इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट की ट्रेडिंग हांगकांग के जरिए होती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि भारत के पास निर्यात के लिए कुछ खास नहीं है, भारत का विदेशी मुद्रा ट्रेड जनरेटेड नहीं है, हम तो निर्यात से ज़्यादा आयात पर खर्च करते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा आमतौर पर शेयर बाजारों में निवेश में आती है, स्टार्टअप में इक्विटी के तौर पर आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर आती है। भारत को अब अपनी पूरी विदेशी मुद्रा के मोर्चे की रणनीति बदलनी होगी, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी कि यह रणनीति बदलकर भारत को मैक्सिमम कैपिटल इंडिया में इनवाइट करनी पड़ेगी, भारतीय बाजार में ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तभी लोग यहाँ पर आएंगे। निर्यात के लिए दुनिया के बाजारों में खड़े होने में प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए जो भी इलाज हैं वो सब बड़े और लॉन्ग टर्म होंगे। हमने विस्तार से बताया था कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा क्यों था 1991 के बाद। वो बढ़ा निर्यात की वजह से नहीं था, पूंजी के आयात के तौर पर था, और भारत को पूंजी और ज़्यादा आयात करने की कोशिशें करनी होंगी। सर दूसरा सवाल प्रकाश जी का है, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने वर्ष 2035 तक पेट्रोल डीजल वाहनों पर
प्रतिबंध लगाने का, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या भारत को इस दिशा में सोचना चाहिए? 2040 में क्या इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारा आयात बिल में कच्चे तेल का बड़ा कंपोनेंट है। अभी बड़ा मुश्किल है क्योंकि दुनिया इस कोशिश में थी कि 2030 तक एक बड़ा ट्रांजिशन आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल से लोग निकल कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चले जाएंगे। पर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संभावनाएं बहुत ही सीमित हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो भी डिमांड हमें दिखती है वो सब्सिडी ड्रिवन है, क्योंकि सरकार अभी इन कंपनियों को सब्सिडी दे रही। दूसरी चीज़ ये कि भारत में जो बिजली आ रही है, जिनसे आप वाहन चार्ज कर रहे हैं, वो बिजली ही प्रदूषण फैला रही है, क्योंकि वो कोयले से बनने वाली बिजली है। तो अभी फॉसिल फ्यूल से या जो जीवाश्म ईंधन है उससे बाहर निकलने का कोई रेवेन्यू मॉडल जिसके आधार पर लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके, ये कहीं नहीं दिखाई देता। ना तो यूरोप के बाजारों में दिखता है, ना कहीं दिखता। यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने अपने आप वाहनों में सब्सिडी बाद में खत्म की। यूरोप ने पहले अपने आप कोयला खत्म किया। अभी जाकर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब यूरोप को वापस कोयले की तरफ जाना पड़ा, लेकिन यूरोप कोयले की तरफ उतनी तेजी से नहीं गया जितनी ज़्यादा तेजी से उसने गैस की क्षमताएं बढ़ाई। तो अपने यहाँ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए यूरोप ने कोयले पर निर्भरता खत्म की, गैस पर निर्भरता बढ़ाई। तो भारत के लिए कोशिशें करनी होगी कि भारत भी यदि अपने यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से चीज़ें बदलना चाहता है तो उसे गैस पर निर्भरता बढ़ानी होगी, गैस लानी होगी, गैस के नए स्रोत खोजने होंगे। पेट्रोल चालित वाहन बंद कर देने के बाद तो फिर भारत के शहरी ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है, उस स्थिति में तो लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। तो भारत की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कई सारे बड़ी दरारें हैं भाई, कई सारे बड़े अंतर विरोध हैं। भारत की ऊर्जा नीति और भारत की परिवहन नीति एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती हैं। इन पर हम लोग कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनकम की बात में सर आज का नुस्खा, इस समय भारत के पूरे परिदृश्य में, बैंकिंग परिदृश्य में क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरीके की चर्चाओं का है। एक चर्चा ये कि क्रेडिट कार्ड जो एक्टिव नहीं थे उनको आरबीआई के आदेश पर बंद कर दिया गया है। हो सकता है आपने भी बहुत समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया हो तो चेक करिएगा, हो सकता है वो डीएक्टिवेट हो गया हो। दूसरी चीज़ ये कि क्रेडिट कार्ड को लेकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ अब बहुत सारी और भी चुनौतियाँ आ रही हैं। इस मौजूदा परिस्थिति में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो दो काम करें। पहली चीज़ तो ये चेक करें कि क्रेडिट कार्ड आपका सक्रिय है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि बेहतर होगा कि बढ़ती ब्याज दरों की परिस्थिति में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग के बाद जो लगने वाला ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और भारत में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है शुभम जो क्रेडिट कार्ड के अपने बिल का नियमित भुगतान नहीं कर पाते हैं महीने के अंत में, और उसे रोल ओवर करते हैं, यानी उसका एक हिस्सा पे करते हैं और बाकी हिस्सा अगले महीने पे करते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज का बोझ बढ़ता है। मौजूदा परिस्थिति में शुभम हमेशा जब ब्याज दरें बढ़ने वाली होती हैं तो जो समझदारी की बात होती है वो ये होती है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कर्ज ना लिया जाए, ग्रॉसरी स्पेंडिंग के लिए, लग्जरी स्पेंडिंग के लिए कर्ज ना लिया जाए। ऐसी स्थिति में कर्ज उन चीज़ों के लिए लिया जाए जिनसे आप एसेट क्रिएट कर सकते हो, जिन पर आपको रिटर्न मिले। चलिए सर, अब बात किस्सों के सिक्के की। वहाँ क्या किस्सा इस बार लिखा है सर आपने? किस्सों के सिक्के में इस बार की कहानी हम आपको मिलेगी वेनेजुएला से। दरअसल एक अजीब सी जद्दोजहद दुनिया में शुरू हो गई है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर यह कह दिया है कि ओपेक देश अपने उत्पादन में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, कच्चे तेल की कीमतों को $90 से ऊपर रखेंगे। अब इसके बाद अमेरिका के भीतर एक जद्दोजहद चल रही है कि क्या वेनेजुएला से प्रतिबंध लगाए जाएं। वेनेजुएला का किस्सा दुनिया का सबसे अनोखा किस्सा है। एक पेट्रो स्टेट एक वर्ड है जिनके पास पेट्रो एनर्जी होती है, पेट्रोलियम होता, वो पेट्रो स्टेट कैसे एक दौर में लैटिन अमेरिका की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था थी, और आज उसकी स्थिति यह है कि वेनेजुएला को करीब 7 मिलियन लोग छोड़कर जा चुके हैं। लैटिन अमेरिका में शरणार्थी संकट की सबसे बड़ा स्रोत है वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या हुआ, क्यों बाइडेन वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाना चाहते हैं, क्या वेनेजुएला का तेल दुनिया के बाजार में आने से तेल की कीमतों पर असर होगा, और क्या वेनेजुएला में तेल प्रतिबंध हटने के साथ तानाशाही की समाप्ति भी होगी, हम सब सुनेंगे इस बार वेनेजुएला का किस्सा। चलिए, तो इस बार किस्सों का सिक्का आया है वेनेजुएला से, और क्या आया है ये अंशुमान जी ने आपको बता दिया। सर अब चलते चलते बस एक फिल्म और बता दीजिए, मूवी जो आप बता रहे थे। अब हाल फिलहाल में किताब पढ़ते पढ़ते कुछ और सीरीज़ ढूंढ रहे थे तो एक छोटी सी मूवी मुझे देखने को मिली। वो मूवी सेकेंड वर्ल्ड वार के बैकड्रॉप पर इटली में बनी है। हालांकि वो एक किस्म की क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, पर उसमें कुछ थोड़ा सा वास्तविकता है। उस मूवी का नाम है रॉबिंग मुसोलिनी। कैसे एक 7-8 लोगों के गैंग ने
मुसोलिनी की पूरी एसेट्स को लूटने की कोशिश की, उसके हथियारों को लूटने की कोशिश की। जब ये पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वार अपने ख़त्म होने पर है और मुसोलिनी और उसके साथी अपनी सारी संपत्ति लेकर देश छोड़कर भागने वाले हैं, उस दौरान उस गैंग ने कैसे अपने आप को तैयारी की और बिल्कुल सामान्य लोग थे और उन्होंने उस संपत्ति को लूटने की कैसे कोशिश की, यानी मुसोलिनी को कैसे रॉब किया। तो दिलचस्प क्राइम थ्रिलर फिल्म है, देखने लायक फिल्म। अगर आप चाहें और आप इस तरीके की फिल्म में रुचि है तो ज़रूर देखें। बिल्कुल तत्काल देख लीजिए। अगर आपने सुबह सुबह पहले हाफ में ये इकोनॉमिकम देख लिया, सेकंड हाफ बचा है, छोटी सी मूवी है, देख डाली आज, तो अगले हफ्ते के लिए अंशुमान जी कुछ नया लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इकोनॉमिकम देखा, अपने सुझाव सवाल भेज दीजिए, हम आपको अगले हफ्ते अंशुमान जी से पूछ के उनके जवाब ज़रूर बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।